हेलो, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ रश्मि सक्सेना। और जैसा आप सब लोग जानते हैं कि आज अपना सेकंड पार्ट मास स्पेक्ट्रोमेट्री का पढ़ेंगे। और अगर कुछ बच्चे आ चुके हों और क्लासरूम के बाहर स्टूडेंट्स खड़े हों तो उनको भी बुलवा लीजिए क्लास में, क्योंकि अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। और शुरू का पार्ट मिस करेंगे तो आगे समझने में फिर परेशानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग सेकेंड पार्ट ऑफ मास स्पेक्ट्रोमेट्री। कल के लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि अगर ऐसे आइसोटोप्स प्रेजेंट है, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन स्पेशली, जिनका की रिलेटिव अबंडेंस लाइटर और हेवियर आइसोटोप का बहुत ज्यादा है, तो हमें M और M+2 की पीक मिलती है। अब अगर ऐसा हमारे पास कंपाउंड है जिसमें एक से अधिक ब्रोमीन एटम प्रेजेंट है, लाइक हमने एग्जांपल यहाँ पे लिया है 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन, यहाँ पे 2 ब्रोमीन है। अब हमें क्या क्या पॉसिबिलिटी, कौन कौन से हमें पीक मिल सकती हैं? एक M पीक मिलेगी जिसमें कार्बन C12 में होगा और ब्रोमीन 79 में होगी। दूसरा पीक हमको मिलेगी M+2, जिसमें सारे कार्बन जो है C12 है, पर ब्रोमीन, 2 ब्रोमीन में से एक ब्रोमीन 79 है और दूसरी ब्रोमीन 81 है। तीसरी पीक हमको मिलेगी M+4, जिसमें कि कार्बन C12 है पर दोनों ब्रोमीन एटम हेवियर आइसोटोप हैं 81 के। तो इस तरह से M, M+2, M+4 पीक स्पेक्ट्रम में प्राप्त होगी। अब इनकी रिलेटिव इंटेंसिटी हम कैसे निकाल सकते हैं? तो एक फॉर्मूला है A+B⁴M। यहाँ पर M है जो एटम्स की संख्या है, आइसोटोप जिसको ब्रोमीन एटम है उसकी कितनी संख्या है वो है। तो A इसमें जो ब्रोमीन का लाइटर आइसोटोप है उसका रिलेटिव अबंडेंस है, B है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ हेवियर आइसोटोप, और M है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ एलिमेंट। यहाँ पे एलिमेंट हमारा ब्रोमीन हम लोगों ने हुआ है। इस फॉर्मूले को जब हम एक्सपांड करते हैं, अगर स्पेक्ट्रा हम देखें कि 1,3-डाइब्रोमोप्रोपेन का, तो उसमें M, M+2, M+4 की पीक हमको नजर आएगी। और इसको इस फॉर्मूले के द्वारा हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इनकी रिलेटिव इंटेंसिटी क्या होगी। तो M+B⁴M, अगर वो 2 है, M=2, तो एक्सपांशन हो जाता है A² + 2AB + B²। A² इसमें लाइटर आइसोटोप है ब्रोमीन का, B जो है वो हेवियर आइसोटोप है, और हम पहले देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं कि रिलेटिव इंटेंसिटी Br 79 और Br 81 की 1:1 है। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करा तो फॉर्मूला हो जाता है A² + 2 multiplied by 1, then 1, then B²। तो रिलेटिव इंटेंसिटी आती है 1:2:1। It means that in the mass spectrum of 1,3-dibromopropane, we should have M peak, M+2 peak and M+4 peak. The relative intensity of M, M+2 and M+4 जो होगी वो 1:2:1 होनी चाहिए। And this should be the shape M, M+2, M+4. So by looking at the spectra and looking at the relative intensity of M, M+2 and M+4 peak, we can predict कि हमारे जो कंपाउंड है, द प्रेजेंट कंपाउंड जिसका ये स्पेक्ट्रा है, उस कंपाउंड में 2 ब्रोमीन हैं, और इसीलिए हमको M, M+2, M+4 पीक्स का वहां पे स्पेक्ट्रा शो कर रहा है। तो बस एक ही फॉर्मूला आपको याद करना है, A+B⁴M, और M की यहाँ पे एलिमेंट की संख्या 2 थी, तो हमने A+B⁴2 को ही एक्सप्लेन करते हुए M, M+2, M+4 की पीक्स की इंटेंसिटी ज्ञात की।
Now we come to a very important part, metastable ion. Metastable ion जो है, अब अभी तक हमने ये पढ़ा कि molecule when it is bombarded with electron having 70 electron volts of energy, तो हमको molecular ion मिलता है by the removal of one electron. अब ये जो मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म हुआ, ये फ्रेगमेंट होगा इनटू डॉटर आयन. डॉटर आयन जब बना तो फ्रेगमेंटेशन कहाँ पे हो रहा है? फ्रेगमेंटेशन हो रहा है आयनाइजेशन चैम्बर में. और जब डॉटर आयन जो बनेंगे, जो कि आइदर पॉजिटिवली चार्ज होंगे या वो रेडिकल कैटायन होंगे, डॉटर आयंस, यही आगे एक्सेलरेशन होगा इनका आयन ट्यूब का. रेडिकल डॉटर आयंस वो वहीं पे रह जाएंगे. तो नॉर्मल डॉटर आयंस वो कहा जो कि अपने पेरेंट आयन से आयनाइजेशन चैम्बर में बने, वो डॉटर आयंस को हम नॉर्मल डॉटर आयंस कहते हैं. अब पॉसिबिलिटी ये है कि ये जो मॉलिक्यूलर आयन था, ये आयनाइजेशन चैम्बर से आयन ट्यूब में आ जाता है और आयन ट्यूब में आके उसका फ्रेगमेंटेशन हो जाता है. तो फ्रेगमेंटेशन होने से फिर से डॉटर आयन तो बने, पर ये डॉटर आयन आयनाइजेशन चैम्बर आयन ट्यूब में बने. अब वो आयंस जो कि आयन ट्यूब में बन रहे हैं ड्यूरिंग द फ्लाइट, उनको हम कहते हैं मेटास्टेबल आयन. तो वन चीज क्लियर होना चाहिए, दैट इज डॉटर आयंस जो कि पेरेंट आयन से बन रहे हैं इन द आयनाइजेशन चैम्बर, वो डॉटर आयंस नॉर्मल डॉटर आयंस हैं. और वो डॉटर आयंस जो कि मॉलिक्यूलर आयन या पेरेंट आयन से आयनाइजेशन ट्यूब में आयन ट्यूब में बन रहे हैं, उनको हम कहते हैं मेटास्टेबल आयन. अब सवाल ये उठता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल डॉटर आयन एंड मेटास्टेबल आयन. दिस इज द मेटास्टेबल आयन. A प्लस जो प्रोड्यूस हुआ है आयन ट्यूब में, इसलिए हम इसको मेटास्टेबल आयन कहेंगे. अब यहां पर ये आप देखिए, हमारा इंस्ट्रूमेंट है. इस इंस्ट्रूमेंट में जब डॉटर आयन फॉर्म हुआ, वो पॉजिटिव प्लेट से एक्सेलरेट करेगा. पॉजिटिव प्लेट के कारण उसका एक्सेलरेशन होगा और वो इट विल कम इनटू द आयन ट्यूब. बट जो डॉटर आयन आयन ट्यूब में बना है बाय द फ्रेगमेंटेशन ऑफ द पेरेंट आयन, उसका एक्सेलरेशन नहीं हुआ है. उसकी जो एनर्जी है वो अपने पेरेंट आयन से इनहेरिट करेगा. इसका मतलब ये हुआ कि डॉटर आयन विच इज फॉर्म्ड इन द आयन ट्यूब विल हैव डिफरेंट एनर्जी एज कंपेयर टू आयन विच इज फॉर्म्ड इन द आयनाइजेशन चैम्बर, क्योंकि उसका वहां पे खुद का एक्सेलरेशन हुआ है, उसकी एनर्जी डिफरेंट है. ये जो डॉटर आयन है, इसकी एबनॉर्मल ट्रांसलेशनल एनर्जी है. और इसीलिए जब एबनॉर्मल ट्रांसलेशन एनर्जी है, तो जब ये आयन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइजर में पहुंचेगा, तो इसकी एबनॉर्मल ट्रांसलेशन एनर्जी के कारण वो जो मेन स्ट्रीम है आयंस की, उससे बाहर डिफ्लेक्ट कर दिया जाएगा. अगर डॉटर आयन हमारे फर्स्ट फील्ड फ्री रीजन में बनते हैं, तो सपोज पेरेंट आयन इलेक्ट्रोस्टैटिक एनालाइजर के बाद यहाँ पे सेकंड फील्ड फ्री रीजन में पहुंच गया और इसका फ्रेगमेंटेशन यहाँ पे हुआ, तो अब जो डॉटर आयन है, तो उसकी क्योंकि एनर्जी जो है वो एबनॉर्मल है, इसलिए जो मैग्नेटिक एनालाइजर है वो उसको पहले डिफ्लेक्ट कर देगा. हालांकि उसका मास बाय चार्ज वैल्यू जो है वो नॉर्मल डॉटर आयन के समान ही है. फर्क इतना है कि उसकी जो ट्रांसलेशनल एनर्जी है वो डिफरेंट है, इसलिए उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होगा और वो रिकॉर्डिंग हो जाएगी उसकी विद द
आयंस जिनका की मास बाय चार्ज वैल्यू कम है। थर्ड फील्ड फ्री रीजन में अगर यहाँ पे हमारा पेरेंट आयन फ्रेगमेंट होता है इनटू डॉटर आयन, तब उसकी कोई फोकसिंग नहीं है तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। इट मीन्स टू से कि वी हैव 3 पार्ट्स इन द आयन ट्यूब। अगर वो फर्स्ट फील्ड फ्री रीजन में डॉटर आयंस का फॉर्मेशन हो रहा है, देन because they have an abnormal translational energy, they will be deflected out by the electrostatic analyzer. अगर वो सेकेंड फील्ड फ्री रीजन में बन रहा है तो डॉटर आयंस यहाँ पे हैं, उनकी एबनॉर्मल ट्रांसलेशनल एनर्जी है बट मास बाय चार्ज वैल्यू सेम है, तो वो यहाँ पे जब मैग्नेटिक एनालाइजर में आएंगे तो उनका डिफ्लेक्शन ज्यादा हो जाएगा, उनका डिफ्लेक्शन लाइटर मास बाय चार्ज वैल्यू के आयन के साथ में होगा एंड दे विल बी रिकॉर्डेड with the ions having less m by e value। और अगर थर्ड फील्ड फ्री रीजन में होगा तो उनका कोई फोकसिंग नहीं है वहां पे, इसलिए वो रिकॉर्ड नहीं होंगे। तो बेटा स्टेबल आयन जो कि फॉर्म हो रहा है इन द सेकेंड फील्ड फ्री रीजन, ओनली दैट विल बी रिकॉर्डेड। उसके अलावा अगर फर्स्ट फील्ड फ्री रीजन में रिकॉर्ड बनते हैं या सेकेंड फील्ड फ्री रीजन में बनते हैं तो उनका रिकॉर्डिंग नहीं होगा। नाउ द क्वेश्चन इज कि किस m by e वैल्यू पर वो या m by z वैल्यू पे उनकी रिकॉर्डिंग होगी। उसकी रिकॉर्डिंग के लिए कहाँ पे होगा, उसका हम मेटा स्टेबल आयन का जो एक्चुअल मास बाय चार्ज वैल्यू है वो तो नॉर्मल डॉटर आयन के समान ही है, बट उसकी रिकॉर्डिंग किसी दूसरे मास बाय चार्ज वैल्यू पे होती है। तो किस मास बाय चार्ज वैल्यू पे होगी, उसके लिए फॉर्मूला है m स्टार, इसको हम स्टार से मेटा प्रेजेंट करते हैं। m2 मतलब जो डॉटर आयन बना है, नॉर्मल डॉटर आयन बना है, उसका मास अपॉन मास ऑफ पेरेंट आयन। एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इफ द पीक ऑफ पेरेंट आयन इज सीन एट m by e 90, पीक ऑफ डॉटर आयन, ये नॉर्मल डॉटर आयन है जो कि हमें 65 पे मिल रहा है। कैलकुलेट द पोजीशन ऑफ पीक फॉर मेटा स्टेबल आयन। जो नॉर्मल डॉटर आयन बन रहा है 91 पेरेंट आयन से 65 का, और जो मेटा स्टेबल आयन बन रहा है उसका m by e वैल्यू तो होगी, बट उसकी रिकॉर्डिंग क्या होगी, किसी और मास बाय चार्ज वैल्यू पे होगी। वो कौन सी मास बाय चार्ज वैल्यू होगी वो हम इस फॉर्मूले से डिटरमाइन कर सकते हैं। फॉर्मूला हमारे पास में है m स्टार 65, दैट इज अ नॉर्मल डॉटर आयन का मास कितना है डिवाइडेड बाय उसका स्क्वायर डिवाइडेड बाय जो पेरेंट आयन है उसकी मास, तो ये आता है 46.4। इट मीन्स जो मेटा स्टेबल आयन है जिसका कि रियल मास जो है वो 65 ही है, बट एपरेंट मास जो है वो 46.4 है, और इसलिए वो उसकी जो पीक मिलेगी मेटा स्टेबल आयन की वो 46.4 पे मिलेगी। अब हम डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे, आप पूरे मास स्पेक्ट्रा में देखिए जो पीक्स मिलती हैं नॉर्मल आयंस की वो होल नंबर फ्रैक्शन नंबर पे नहीं मिलती है। मेटा स्टेबल अगर कोई पीक हमें फ्रैक्शनल नंबर पे मिल रही है तो वो मेटा स्टेबल आयन के कारण है। दूसरी चीज, जो मेटा स्टेबल आयन की पीक्स होती हैं वो थोड़ी सी ब्रॉड होती हैं, इस तरीके से मिलती हैं, शॉर्ट होंगी एंड ब्रॉड होंगी। इस प्रकार से मास स्पेक्ट्रा में कौन सा मेटा स्टेबल आयन की पीक है, कौन से नॉर्मल डॉटर आयन की पीक है, हम मास बाय चार्ज वैल्यू से डिटरमाइन कर सकते हैं। इफ इट इज ऑन द होल नंबर देन इट इज अ नॉर्मल डॉटर आयन पीक, और वो फ्रैक्शन पर है तो वो मेटा स्टेबल आयन है। और फर्क क्या है मेटा स्टेबल और नॉर्मल डॉटर आयन में, सिर्फ उसके ट्रांसलेशनल एनर्जी का डिफरेंस है, और इसी वजह से क्योंकि एनर्जी कम है तो उसका डिफ्लेक्शन ज्यादा होता है एंड इट कम्स विद द आयंस हैविंग लो मास बाय चार्ज, लो मास वैल्यूज। देन अब फ्रेगमेंटेशन के कैसे इस तरह से जो हमारा पेरेंट आयन बना उसमें फ्रेगमेंटेशन होके किस तरह से डॉटर आयन बनते हैं उसके मैकेनिज्म।
सो बॉन्ड फ्यूजन, हेट्रोलिसिस हम सब जानते हैं, अनइवन ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, और उससे कैटायन और एनायन फॉर्म होते हैं। होमोलिसिस भी जानते हैं, इवन फ्रेगमेंटेशन, दोनों स्पीसीज ए और बी एक एक इलेक्ट्रॉन के साथ में पार्ट हो जाते हैं और उससे फ्री रेडिकल बनता है। एक यहाँ पे थर्ड टर्म हम लेंगे, हेमी हेट्रोलिसिस। हेमी हेट्रोलिसिस की क्या आवश्यकता पड़ी? क्योंकि हमारा जो मॉलिक्यूलर आयन है उसमें किसी ना किसी बॉन्ड में से एक इलेक्ट्रॉन का निकलकर पॉजिटिव चार्ज और एक ऑड इलेक्ट्रॉन बच रहा है। ये सिंपल कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बचा। अगर कोवेलेंट बॉन्ड का है, दो इलेक्ट्रॉन है, तो उसका होमोलिसिस हो सकता है, हेट्रोलिसिस हो सकता है। और जब इसका इस तरीके का यहाँ पे जो मॉलिक्यूलर आयन में जो से जो यहाँ पे पार्ट बचा, उसका जब यहाँ पर फ्रेगमेंटेशन होगा उसको हम कहेंगे हेमी हेट्रोलिसिस। दिस इज द हेमी हेट्रोलिसिस, दैट इज द मूवमेंट ऑफ ओनली सिंगल इलेक्ट्रॉन। और द पार्ट जिस पे सिंगल इलेक्ट्रॉन चला गया, it will be a radical, and part which is bearing positive charge will be a cation. So radical will not be recorded and cation will be recorded. Now this is example, alkane 2-methyl propane, molecular ion form हुआ by the removal of knocking off one electron, और मॉलिकुलर आयन पीक M/E58 पे स्पेक्ट्रा में नजर आई, और इसका हेमी हेट्रोलिसिस होके मिथिल ग्रुप जो है उस पर पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, और बाकी का रिमेनिंग पार्ट जो है उस पर फ्री रेडिकल है। तो रिकॉर्डिंग होगा मिथिल ग्रुप का, इसी वजह से एक M/E15 पर एक पीक नजर आएगी। वही एग्जाम्पल है। अब हमें बताना है कि पीक जो है M/E43 पर है, 15 पे नहीं है। देन हेमी हेट्रोलिसिस हम शो करेंगे कि जो ऑड इलेक्ट्रॉन है वो मिथिल पार्ट के साथ चला गया, और रिमेनिंग पार्ट जो है आइसोप्रोपिल ग्रुप जो है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज रिकॉर्ड हो गई, और इसके रिकॉर्डिंग से M/E43 पर एक पीक नजर आएगी। हेट्रोलिसिस, इथिल ब्रोमाइड। इथिल ब्रोमाइड को 70 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से जब आयनाइजेशन चैम्बर में बम्बार्ड करा, मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म हुआ। हम लोगों ने देखा है कि जो लूजली हेल्ड इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाता है। तो यहाँ पे ब्रोमीन पे जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, मॉलिक्यूलर आयन पीक फॉर्म हो गई। मॉलिक्यूलर आयन पीक से M/E29 की हमें पीक बनानी है। स्पेक्ट्रा में M/E29 पे एक पीक नजर आ रही है। क्वेश्चन पूछा जाएगा, शो द फॉर्मेशन ऑफ M/E29 पीक इन द मास स्पेक्ट्रम ऑफ इथिल ब्रोमाइड। क्वेश्चन शो करना पड़ेगा। फ्रेगमेंटेशन में आप सिर्फ ये नहीं लिख सकते कि C2H5 की पीक जो है वो M/E29 की है। शो ये भी करना पड़ेगा कि इथिल ब्रोमाइड से C2H5 पॉजिटिव की पीक कैसे फॉर्म हुई। उसके लिए मैकेनिज्म बताना होगा कि कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड जो है उसका हेट्रोलिटिक फ्यूजन हुआ, और इसलिए जो रिमेनिंग पार्ट है C2H5 का उस पर पॉजिटिव चार्ज आया, और C2H5 पॉजिटिव की पीक स्पेक्ट्रम में शो हो रही है, और Br बाहर चला गया। Next example is homolysis. Homolysis, now by the formation of, that is the parent ion, बना M बना, by the knocking off of molecular ion बन गया, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब नाउ हमें Br का पॉजिटिव चाहिए, मीन्स स्पेक्ट्रम में पीक एक M/E79 पे शो हो रही है। उस M/E79 पीक का हमें फ्रेगमेंटेशन कैसे हो रहा है, वो क्यों मिल रही है, वो एक्सप्लेन करना है। तो इथिल ब्रोमाइड, मॉलिक्यूलर आयन पीक से कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड का होमोलिसिस हुआ। होमोलिसिस होने से इथिल ग्रुप के ऊपर ऑड इलेक्ट्रॉन बचा, वो रेडिकल हो गया, इट विल नॉट बी रिकॉर्डेड, और ब्रोमीन के पास पॉजिटिव चार्ज आ गया।
ब्रोमीन का पीक मिली। और जब ब्रोमीन की पीक मिल रही है, सिंस इसके दो आइसोटोप्स हैं, M/E79 पे एक पीक मिलेगी और M/E81 पे पीक मिलेगी, क्योंकि एक ही ब्रोमीन एटम है, तो M और M+2 पीक 1:1 रेशो में हमको स्पेक्ट्रा में दिखेंगी। और दिस इज द एक्सप्लेनेशन। जो इथिल ब्रोमाइड का जो स्पेक्ट्रा होगा उसमें 3 पीक्स बहुत प्रोमिनेंट हैं, M/E29, M/E79 और 81 की, जो कि 1:1 रेशो में है, और मॉलिक्यूलर आयन पीक 108 पे मिलेगी, पर बहुत वीक होगी। कुछ नियम हैं फ्रेगमेंटेशन के कि इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज से फ्रेगमेंटेशन होने पर 2 ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज कभी नहीं बनेंगी। देन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है जो कि हमारा मॉलिक्यूलर आयन है, उसके फ्रेगमेंटेशन से 1 इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज और एक रेडिकल कैटायन, दैट इज रेडिकल जहां बोला वहां पे ऑड इलेक्ट्रॉन है, तो एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज फॉर्म हो सकता है और एक इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज बन सकती है, जो कि न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा। टाइप है ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूलर आयन है, जो कि ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इससे इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज जिसपे पॉजिटिव चार्ज, वो भी जिसपे कैटायन है, वो भी इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, वो फॉर्म हो सकता है, प्लस एक रेडिकल फॉर्म हो सकता है। देन इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज से कैटायन फॉर्म हो सकता है, और वो भी इवन है इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी निकल सकता है, जो भी इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है। इट मीन्स टू से कि कभी भी ऑड इवन इलेक्ट्रॉन स्पीसीज से जो 2 स्पीसीज बन रही हैं, वो ऑड इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकती। जो वेरी फर्स्ट फ्रेगमेंटेशन पैटर्न है, वैसा कभी भी नहीं होगा। तो मैकेनिज्म लिखते समय ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जो डॉटर आयंस बना रहे हैं फ्रेगमेंटेशन का मैकेनिज्म बताने के लिए, तो कभी भी जो डॉटर आयंस और एक और पार्ट निकल रहा है, वो दोनों ही ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज नहीं होनी चाहिए। Now we see the fragmentation in alkanes. Alkanes जो है वो नॉर्मल एल्केन जहाँ पे ब्रांचिंग नहीं है। अगर इस तरह का स्पेक्ट्रा है तो आप देखिए बहुत ही रेगुलर हमें पीक्स नजर आ रही हैं, और इन पीक्स को अगर आप आइडेंटिफाई करें तो मॉलिक्यूलर आयन पीक जो दिखती है वो 86 पर है, और एम पीक 86 पे दिखे तो इसका मॉलिक्यूलर इसका जो वेट होना चाहिए कंपाउंड का 86 होना चाहिए। अब अगर मुझसे कहा जाए कि प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें कितने कार्बन एटम हो सकते हैं इस कंपाउंड में, तो बहुत सिंपल है। CH2 यूनिट का मास होता है 14। आप 86 को 14 से डिवाइड कर दीजिए तो 6 कार्बन्स आएंगे ना। तो इस मीन्स, इसलिए मैं सब अपने यहाँ कॉलेज में जब स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो बोलती हूँ कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि 14 का पहाड़ा आप याद कर लीजिए। ये कैलकुलेशन जब तक आप मुंह जबानी नहीं करेंगे और कैलकुलेटर की सहायता से करना चाहेंगे तो बहुत टाइम लगेगा। एक 12 का पहाड़ा याद कर लीजिए और एक 14 का पहाड़ा याद कर लीजिए, और वो अगर आप याद कर लेते हैं तो आप बहुत आसानी से डिवीजन कर सकेंगे और बहुत जल्दी से आपको कैलकुलेशन बनेंगे। तो जब मैंने डिवाइड करके देखा तो 6 कार्बन्स आए, यहाँ पे 6 कार्बन्स मुझको मिल गए। अब दूसरी पीक नजर आ रही है M/E71 पर। 86 माइनस 71 बचे 15। इट मीन्स जो टोटल मॉलिक्यूल था उसमें से 15 मास यूनिट बाहर चला गया और रिमेनिंग पार्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। 15 मास यूनिट इज नथिंग बट अ मिथिल ग्रुप, 1 कार्बन 12 और 3 हाइड्रोजन 15, तो 15 मास यूनिट बाहर चले गए। रिमेनिंग पार्ट के ऊपर जो है वो पॉजिटिव चार्ज है, जो 71 हमको पीक शो कर रहा है। 71 के बाद मिलता है 57। 71 माइनस 57 4, कितना बचा? 14। 14 मास यूनिट, 14 मास यूनिट निकल गया। 14 मास यूनिट निकल गया मतलब CH2 ग्रुप उसमें से बाहर चला गया।
तो देखिए, एक के बाद 47 के बाद 43, 43 के बाद 29, 15, ये सब 14 मास यूनिट का डिफरेंस आ रहा है। और 14, 14, 14 CH2 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 ग्रुप बाहर निकलता चला गया। तो रेगुलर पैटर्न पीक नजर आ रही है जो कि 14 मास यूनिट पे डिफरेंस पर है। इट मीन्स कि ये जो कंपाउंड है वो एल्केन है और ये नॉर्मल एल्केन का स्पेक्ट्रा है, क्योंकि इसमें पीक्स जो नजर आ रही हैं 14 मास यूनिट के डिफरेंस पे नजर आ रही हैं। तो क्या मास स्पेक्ट्रा से हम ब्रांच्ड एल्केन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं? यस, वेरी वेल, वी कैन आइडेंटिफाई। अगर मेरे पास में स्पेक्ट्रा है जो कि ब्रांच्ड एल्केन का है, तो ये देखिए ब्रांचिंग है। कार्बन ए को देखिए, ब्रांच्ड है। आपने एक ऑब्जर्वेशन करा होगा कि आंधी तूफान अगर आती है तो पेड़ में से सबसे आसानी से जो डगालें टूटती हैं, वो तना पूरा नहीं टूटता है, उसकी जो ब्रांचेस होती हैं वो टूट टूट के अलग हो जाती हैं। फ्रेगमेंटेशन में भी यही होना है। तो मॉलिक्यूल में सबसे वीकेस्ट पॉइंट वो है जहां पे ब्रांचिंग है, और ब्रांचिंग पे से ही फ्रेगमेंटेशन मॉलिक्यूल में होगा। अब ब्रांचिंग में भी जो कार्बन ए है उस पे 3 तरह के एल्किल ग्रुप्स जुड़े हुए हैं। एक प्रोपिल ग्रुप है C3H7, दूसरा C2H5 है और तीसरा मिथिल ग्रुप है। ब्रांचिंग में सबसे ज्यादा बड़ी पीक जो नजर आ रही है, जिसको हम बेस पीक कहते हैं, वो 43 की है। मॉलिक्यूलर वेट जो है लिखा हुआ है स्पेक्ट्रा पे कि 114 है। 114 अगर उसका मास है, इसका मास का अपने को यहाँ पे मॉलिक्यूलर आयन मॉलिक्यूलर आयन की पीक नजर नहीं आ रही है, क्योंकि ये ब्रांच्ड है। ब्रांच्ड कंपाउंड्स का जो स्पेक्ट्रा होता है उसमें मॉलिक्यूलर आयन की पीक दिखाई नहीं देती, वो बहुत छोटी होती है, इसे नजर ही नहीं आती है। पर स्पेक्ट्रा ने दिया हुआ है कि मॉलिक्यूलर वेट जो है इस कंपाउंड का 114 है, और बेस पीक जो है वो 43 है। बेस पीक 43 है, मतलब ये जो डॉटर आयन बना ये बहुत बहुत ज्यादा स्टेबल है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। 114 में से 43 माइनस कर दीजिए, आप देखेंगे कि जो वो प्रोपिल ग्रुप है वो बाहर निकल के चला गया। तो टेंशन सबसे आसानी से कौन सा ग्रुप निकला? ये ग्रुप निकला। क्यों निकला? क्योंकि सबसे बल्की ग्रुप है। तो बेसिक प्रिंसिपल ये हुआ, अगर मॉलिक्यूल में ब्रांचिंग है तो ब्रांचिंग के समय जो सबसे ज्यादा बल्किएस्ट ग्रुप होगा, जिसका कि मास सबसे ज्यादा होगा, वो सबसे पहले बाहर चला जाएगा। तो इसीलिए इथिल ग्रुप के कंपैरिजन में जो प्रोपिल ग्रुप निकला वो बाहर चला गया। एक हमें मिलेगा M-29, एक मिलेगा M-15। तो इस तरह से यहाँ पे लिखा हुआ M-15 मतलब 99 पे मिला, M-71 पे मिला, M-43 मिला। और इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि जो मास स्पेक्ट्रा में पीक्स मिल रही हैं वो किस तरह के फ्रेगमेंटेशन के कारण प्राप्त हो रही है। नाउ कम टू एल्कीन्स। एल्कीन्स का एग्जाम्पल लिया हुआ है एल्कीन्स में, यहां पे देखिए ये जो बॉन्ड है, ये C डबल बॉन्ड C, ये जो बॉन्ड है CH2 डबल बॉन्ड CH। Now this bond and a bond between another carbon next to it, it is known as the vinylic bond। और उसके बाद वाला एलिलिक बॉन्ड फॉर्मेशन का कहलाता है, एलिलिक बॉन्ड कहलाता है। ऑब्जर्वेशन ये कहता है कि इन केस ऑफ एलीन्स, यस दिस इज दिस, इन केस ऑफ एल्कीन जो विनलिक बॉन्ड है और एलिलिक बॉन्ड है, फ्रेगमेंटेशन जो होगा वो एलिलिक बॉन्ड का होगा मॉलिक्यूलर आयन में। क्यों होगा? उसका रीजन है। सबसे पहले देखा कि मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म हुआ, कैसे हुआ? क्योंकि जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया, मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म हो गया। मॉलिक्यूलर आयन का फर्दर फ्रेगमेंटेशन करना है। अब 2 बॉन्ड हैं,
CH2 डबल बॉन्ड CH से जुड़ा हुआ बॉन्ड जो है वो विनेलिक बॉन्ड है, और उसके बाद वाला बॉन्ड जो है मतलब अल्फा विनेलिक, बीटा जो है वो एलेलिक बॉन्ड है। फ्रेगमेंटेशन होना है एलेलिक बॉन्ड का। क्यों एलेलिक बॉन्ड का फ्रेगमेंटेशन होना है? एलेलिक बॉन्ड के फ्रेगमेंटेशन से जो डॉटर आयन फॉर्म होता है वो रेजोनेंस के द्वारा स्टेबलाइज हो जाता है। तो एक जनरल रूल हो गया कि जो एल्कीन्स हैं, एल्कीन्स में मॉलिक्यूलर आयन में एलेलिक बॉन्ड का फ्रेगमेंटेशन होगा, और जो बनेगा कैटायन बनेगा, सिंस इट इज कैन बी स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, इसलिए वो फ्रेगमेंटेशन एलेलिक बॉन्ड का होता है। ये दिस इज अ सिंपल। इस केस में अब एरोमेटिक में आए। एरोमेटिक में भी वही बेंजीन रिंग अल्फा बॉन्ड साइड चेन का वो विनेलिक बॉन्ड, और बीटा बॉन्ड जो है साइड चेन का वो बेंजिलिक बॉन्ड कहलाता है एरोमेटिक में। तो जैसे एलिफेटिक कंपाउंड्स में, एल्कीन्स में एलेलिक बॉन्ड टूट रहा है, इसी तरह से एरोमेटिक कंपाउंड्स में बेंजिलिक बॉन्ड का फ्रेगमेंटेशन होगा। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। इथिल बेंजीन है, इथिल बेंजीन मॉलिक्यूलर आयन पीक हमको 106 पे मिलेगी, और उसके बाद जब फ्रेगमेंटेशन होगा, होमोलिसिस होगा ऑफ द बेंजिलिक बॉन्ड, देन वी विल हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पीक एट M/E91, और M/E91 पर मास स्पेक्ट्रा में बहुत बेस पीक नजर आ रही है। इट मीन्स इट इज एरोमेटिक कंपाउंड। क्यों इतना स्टेबल है? M/E91 पे आयन जो बना कैटायन, उसका रिंग एक्सपांशन हो गया, 7 कार्बन एटम का रिंग बन गया, जिसको हम कहते हैं ट्रोपाइलियम आयन। और ट्रोपाइलियम आयन एज वी नो इट इज स्टेबलाइज, वेरी स्टेबल बिकॉज ऑफ द दैट इज एरोमेटिसिटी। इसलिए M/E29 पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग पीक नजर आएगी, और दिस इज द इंडिकेटिव ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड कि साइड चेन भी है, बेंजीन है और साइड में साइड चेन है, तो उसका वहां पे फ्रेगमेंटेशन से हमको ट्रोपाइलियम आयन मिल गया। ट्रोपाइलियम आयन से माइनस हो गया एसिटिलीन। एसिटिलीन मतलब 12 दूनी 26, 27 28, 28 मास यूनिट बाहर चली गई, तो M/E65 पर एक पीक और मिल जाएगी। तो दिस इज टिपिकल स्पेक्ट्रम ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। अब साइड चेन कितनी भी लंबी हो सकती है, उसमें 3 4 5 6 कितने भी कार्बन हो सकते हैं, पर विच बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक? इट इज द बेंजिलिक बॉन्ड इज गोइंग टू ब्रेक, और उससे हमको जो स्पीसीज मिलेगी वो उसका रिंग एक्सपांशन होगा, ट्रोपाइलियम कैटायन बन गया। इट इज एरोमेटिक, इट इज हाईली स्टेबल, देयरफॉर वेरी स्ट्रॉन्ग पीक एट M/E29, और उसका फर्दर फ्रेगमेंटेशन होके M/E65 पर पीक नजर आई। Then we come to ketone. In case of ketone, see, this is not a symmetrical ketone, क्योंकि दोनों एल्किल ग्रुप जो है वो डिफरेंट इन साइज है। वन इज पिथिल इथिल, वेरी सिंपल, मॉलिक्यूलर आयन फॉर्मेशन के लिए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया। अब इसमें से कौन सा बॉन्ड फर्दर फ्रेगमेंटेशन के लिए कौन सा बॉन्ड ब्रेक होना है? फर्दर फ्रेगमेंटेशन के लिए बॉन्ड जो ब्रेक होगा वो अल्फा बॉन्ड ब्रेक होना है। इसको नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन आप पढ़ चुके हैं, उससे सिमिलरिटी आप देखिए। नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन जब हम पढ़ते हैं फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कीटोन्स में, नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन पढ़ते हैं, तो नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन में अल्फा बॉन्ड का फिजन होता है, ठीक है, नॉरिश टाइप 1 रिएक्शन जैसा ही है। अब होमोलिटिक फिजन होना है अल्फा बॉन्ड का, या तो इथिल ग्रुप बाहर निकल सकता है या मिथिल ग्रुप बाहर निकल सकता है। कौन सा ग्रुप बाहर निकलेगा? थंब रूल है, जो बल्कि ग्रुप होगा वो पहले बाहर निकलेगा। तो फ्रेगमेंटेशन हुआ, होमोलिसिस ऑफ अल्फा बॉन्ड विद साइड, जो इथिल ग्रुप है, इथिल ग्रुप रेडिकल के फॉर्म में निकल गया। जो बाकी रिमेनिंग पॉजिटिव पार्ट आया M/E43 पर, देयर विल बी अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पीक। वी कैन ऑल्सो हैव, ऐसा नहीं है कि मिथिल ग्रुप के बाहर निकलने से पीक नहीं मिलेगी, वी कैन ऑल्सो हैव अ पीक जिसमें कि मिथिल ग्रुप सेपरेट हो गया, तो M-15 की पीक मिल गई, और जो पॉजिटिव चार्ज रिसाइड हो रहा है वो रिमेनिंग पार्ट पे हो रहा है, तो दैट विल बी रिकॉर्डेड एट M/E
57, but base peak will be of m by e 43. Aldehyde, same principle, क्योंकि aldehyde ketone सेम फंक्शन, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे H लगा है, वहाँ पे 2 एल्किल ग्रुप है, सो H भी बाहर निकल सकता है, देन M-1 पीक या एल्किल ग्रुप बाहर निकला, M by E 29. So this is the fragmentation, alpha fragmentation similar to Norris type 1 reaction. Now this is very important part, McLafferty rearrangement. मॉलिक्यूल में अगर इस तरह का सिस्टम दिख रहा है, C डबल बॉन्ड Q, Q कैन बी कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर. C डबल बॉन्ड C मतलब एल्कीन हो गया, डबल बॉन्ड O कुछ भी हो सकता है, यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन, एमाइड, एस्टर कुछ भी हो सकता है, ठीक है. नाइट्रोजन के साथ में है, S है, एनीथिंग. तो इस तरह के कंपाउंड में एक रीअरेंजमेंट होता है और जो मॉलिक्यूलर आयन से डॉटर आयन बनता है वो इवन मास नंबर पे मिलता है. यहाँ पे आप देखिए प्रीवियस एग्जांपल में 43 पर हमको एक पीक मिल रही है, ठीक है, एसीटोन में. मैक्लेफर्टे रीअरेंजमेंट में पहले उसको समझ लेते हैं कि होता क्या है. सबसे बड़ी कंडीशन है कि C डबल बॉन्ड Q जो है वो हमारे पास पार्ट होना चाहिए और कार्बन और उस चेन में जो एल्किल चेन है वो इतनी लंबी होना चाहिए कि उसमें हमें गामा हाइड्रोजन मिले. तो 1 2 3 कार्बन, अल्फा बीटा गामा, गामा कार्बन पे हाइड्रोजन, गामा हाइड्रोजन, और उसका एब्स्ट्रैक्शन हो जाता है बाय ऑक्सीजन. कार्बोनिल ग्रुप का जो ऑक्सीजन है वो वहां से चला जाता है ऑक्सीजन पे. तो कंडीशन क्या हुई कि C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O ये पार्ट होना चाहिए, साथ में गामा हाइड्रोजन होना चाहिए. इसको आप सिमिलर देख सकते हैं नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन से. इसी तरह का रिएक्शन कीटोन्स शो करते हैं नॉरिस टाइप 2 रिएक्शन में, ठीक है. क्या होना है, एग्जाम्पल एल्कीन का एग्जाम्पल लिया है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पेंटीन. नाउ मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म हो गया, मॉलिक्यूलर आयन पाई इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन निकल के बन गया. अब इसके पास में एक गामा हाइड्रोजन है, गामा हाइड्रोजन होगा. अब यहाँ पे जो अभी तक हमने जो प्रिंसिपल देखा कि एल्कीन्स में एलेलिक बॉन्ड का फ्यूजन होता है, वो मैकेनिज्म तो होगा, पर साथ में मैक्लेफर्टे रीअरेंजमेंट भी होगा क्योंकि गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट है. गामा हाइड्रोजन प्रेजेंट होने के कारण जो हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन के साथ में कार्बन पे चला जाएगा, टर्मिनल कार्बन पे दूसरे साइड, और उसके बाद में जो बीटा अल्फा बीटा बॉन्ड है उसका भी होमोलिटिक फ्यूजन होगा और साथ में इथिलीन मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगी और रिमेनिंग पार्ट जो होगा वो 42 पे मिलेगा. मीन्स जो हमें डॉटर आयन की पीक मिल रही है वो M-28 पे मिल रही है. 28 न्यूट्रल मॉलिक्यूल निकला. क्या निकला न्यूट्रल मॉलिक्यूल? इट इज CH2 डबल बॉन्ड CH2. तो रीअरेंजमेंट होने पर, क्योंकि ये 41 पे नहीं मिल रहा है, 42 पे मिल रहा है, तो मैक्लेफर्टे रीअरेंजमेंट के कारण जो पीक मिलती है वो इवन मास नंबर पे मिलती है, ठीक है. और किस हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होता है? इट इज द गामा हाइड्रोजन का एब्स्ट्रैक्शन होता है. कौन सा फंक्शनल ग्रुप चाहिए हमको? C डबल बॉन्ड Q, Q कार्बन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. दिस इज द मैक्लेफर्टे रीअरेंजमेंट. तो बहुत तरह के कंपाउंड है. तो एग्जामिनेशन में कभी मैक्लेफर्टे रीअरेंजमेंट पर क्वेश्चन आता है तो उसको डिफरेंट एग्जाम्पल से बताइए. कि एक एग्जाम्पल एल्कीन का ले लिया, नेक्स्ट एग्जाम्पल हम कीटोन का ले सकते हैं. कीटोन सेम, अल्फा बीटा गामा हाइड्रोजन इसमें प्रेजेंट है. M-28 पे हमको होमोलिटिक फ्यूजन होगा और यहाँ पे हमको बैंड मिलेगा M-28 पे. ये पूरा मैकेनिज्म. ये यहाँ पे हम मैंने 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे मूवमेंट ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, वहाँ होमोलिटिक फ्यूजन से बताया था, यहाँ पे हेटेरोलिटिक फ्यूजन से. लिटरेचर में दोनों तरह के फ्रेगमेंटेशन शो किए गए हैं. तो बात एक ही है, बनना है रीअरेंज्ड
आयन जिसमें हाइड्रोजन का गामा हाइड्रोजन का माइग्रेशन हुआ है, और जो बाहर स्पीसीज निकली है वो इवन मास नंबर 28 का निकला है, दैट इज द एल्कीन मॉलिक्यूल, उसमें से बाहर चला गया है न्यूट्रल। तो दोनों मैकेनिज्म में जो आपको अच्छा लगे उसको याद कर सकते हैं, मैकेनिज्म दोनों अवेलेबल है लिटरेचर में। एस्टर में सी डबल बॉन्ड ओ साथ में गामा हाइड्रोजन, अगेन इट विल शो मैक्लेफर्टे रीअरेंजमेंट, सेम बेसिक प्रिंसिपल है। अमाइड सी डबल बॉन्ड ओ साथ में गामा हाइड्रोजन, तो जब एग्जामिनेशन में मैक्लेफर्टे पे आए क्वेश्चन, और बहुत कॉमन क्वेश्चन है मैक्लेफर्टे रीअरेंजमेंट, तो एल्कीन, एल्डिहाइड, कीटोन, एस्टर, एमाइड, तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि आपको मालूम है कि कहाँ कहाँ कंपाउंड में मैक्लेफर्टे रीअरेंजमेंट हो सकता है। एसिड्स, नाउ वी कम टू अल्कोहल। अल्कोहल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल हो सकते हैं। अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप OH है। OH फंक्शनल ग्रुप में मॉलिक्यूलर आयन बनेगा, वी नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो जाएगा एंड वी विल हैव अ मॉलिक्यूलर आयन पीक इन केस ऑफ प्रोपेनॉल 60। देन दिस इज अल्फा बीटा बॉन्ड का जो बॉन्ड है कार्बन का, वो बॉन्ड का होमोलिसिस होगा and we will have a peak at M/E29. This is typical of primary alcohol. क्योंकि कितनी लंबी भी जो चेन हो, एल्कल चेन, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अल्फा बॉन्ड का फिजन हो रहा है वहां पर, और जो पॉजिटिव चार्ज इस साइड हो रहा है वो स्पीसीज है CH2 डबल बॉन्ड O पॉजिटिव। इसके अलावा प्राइमरी अल्कोहल की प्रेजेंस हम शो कर सकते हैं M-1, M-2, M-3 पीक्स के द्वारा। मॉलिक्यूलर आयन फॉर्म हुआ, मॉलिक्यूलर आयन में से M-1 जो OH का हाइड्रोजन है उसका रिमूवल होगा, तो M-1 पीक मिलेगी ऊपर वाले में, ठीक है। सेकेंड वाले पार्ट में सबसे पहली पीक मिली जो प्राइमरी कार्बन एटम जिस पे OH जुड़ा हुआ है वो हाइड्रोजन निकला। M-2 के लिए जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे हाइड्रोजन है उसका रिमूवल हुआ। M-3 के लिए जो प्राइमरी कार्बन पे जो हाइड्रोजन है वो निकला, तो M-3 पीक मिली। तो लाइकवाइज प्रेजेंस ऑफ M-1, M-2, M-3 पीक्स or very well with the looking at the mass spectrum we can say that this is a primary alcohol. एक और फ्रेगमेंटेशन होता है M-18-28। M-18 वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, M-28 एल्कीन मॉलिक्यूल बाहर निकल गया। तो दिस इज अ मल्टी स्टेप फ्रेगमेंटेशन इन अल्कोहल, और ये भी प्राइमरी अल्कोहल में हो रहा है। तो M-18 की पीक भी मिल सकती है, M-28, M-18-28, इस तरह का फ्रेगमेंटेशन पॉसिबल है, जो कि इस तरह दिखाया गया है। और M-18 केवल 18 की पीक भी मिल सकती है। यहाँ पर जो 1,4 एलिमिनेशन है, 1,4 एलिमिनेशन का मतलब क्या हुआ, विथ रिस्पेक्ट टू OH ग्रुप जो फोर्थ कार्बन एटम है उसमें से एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन पे गया, वहां पे वाटर मॉलिक्यूल के लिए, क्योंकि वो अपने बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन के साथ जा रहा है, तो C और O का बॉन्ड जो है उसका होमोलिटिक फिजन होगा, तो वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, तो मॉलिक्यूलर आयन -18 की पीक हमको मिलेगी, दैट इज M/E70 पे यहाँ पे मिल रही है। तो प्राइमरी अल्कोहल अगर है उसका स्पेक्ट्रा में अगर दिखने जाएंगे तो उसका स्पेक्ट्रा का जो वेरी स्पेसिफिक फीचर होगा उसमें M-1, M-2, M-3 पीक प्लस M-18-20
एक अकेला M-18 की पीक नजर आएगी। और इन पीक्स को आइडेंटिफिकेशन के बाद में इनका मैकेनिज्म लिखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो किस तरह से बन रहा है। फ्रेगमेंटेशन ऑफ अ मीन सिंपल है, ठीक है। नाउ टाइम कम बचता है, इसलिए मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पे ले चलती हूँ, रिजोल्यूशन पर, क्योंकि रिजोल्यूशन एक टॉपिक दिया हुआ है। रिजोल्यूशन देखने के लिए जो मास स्पेक्ट्रम है उसके दो पीक्स को आइडेंटिफाई करते हैं, एक M पीक और एक उसके साथ में M-1 पीक, 1 मास यूनिट पीक जिसका है कम है, उस पीक को आइडेंटिफाई किया। और वैली को देखा, वैली क्या है, बीच में आपको दिख रहा है, वैली दिख रही है। बेस पीक और वैली के बीच की जो हाइट है, जो स्मॉल h से दिखाई गई है, वो सिर्फ 10% होना चाहिए, ठीक है। टोटल हाइट क्या है, बेस लाइन से पीक की हाइट, इट इज द टोटल हाइट। और वैली जो है और बेस लाइन जो है नीचे, उसकी हाइट जो है वो, उसका जो रेशियो है वो होना चाहिए लेस देन 10%। तो ये स्पेक्ट्रा एक अच्छा स्पेक्ट्रा माना जाता है। इसका मतलब कि उसका रिजोल्यूशन, उसका सेपरेशन आयंस का वो बहुत अच्छा है। देन जो रिजोल्यूशन का फॉर्मूला है R = M/Δm। M हायर मास नंबर ऑफ 2 पीक्स और डेल्टा M मतलब जो उसके लोअर मास और हायर मास की पीक का जो मास का डिफरेंस है, दैट इज द डेल्टा M। नाउ इसको हम एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं कि लो रिजोल्यूशन मास स्पेक्ट्रम, उसमें जो रिजोल्यूशन पावर है वो 2000 की है। रिजोल्यूशन पावर 2000, अगर मेरे पास में, मैंने आपसे कहा कि रिजोल्यूशन 2000 है और M का मान 500 है, तो वो किस दो पीक्स को सेपरेट कर सकता है। हमने सब्स्टिट्यूट करा वैल्यूज को, R = 2000, M = 500, तो डेल्टा M कितना आएगा, डेल्टा M आता है 0.25। 500 में से 0.25 आप माइनस करिए, 499.75। इट मीन्स जिस मास स्पेक्ट्रोमीटर का रिजोल्यूशन 2000 है, वो मास स्पेक्ट्रोमीटर 500 और 499.75 मास यूनिट के चीजों को सेपरेट कर सकता है, वो अलग अलग पीक्स को शो कर सकता है। दैट इज मॉलिक्यूलर आयन जो पीक है वो इतने डिफरेंस पे शो कर सकता है। इसी तरह से एक और एग्जांपल लिया, जो हाई रिजोल्यूशन है, उनका रिजोल्यूशन की पावर 10,000 to 15,000 होगी। इट मींस that the spectrometer is able to distinguish between 500 and 499.95 mass units. Now there is a question. टाइम खत्म हो रहा है, पीछे से इशारा आ रहा है, पर एक सवाल जरूर पूछूंगी आपसे। Which element will be present if M+2 peak ratio is 3.1? क्विक आंसर, बहुत पढ़ा है हम लोगों ने। कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट है अगर मुझे मास स्पेक्ट्रम में M पीक दिख रही है, M+2 पीक दिख रही है और उसका रेशियो जो है वो 3.3:1 है? क्विक आंसर, हाँ जल्दी बताएं। एनीवन? क्लोरीन ब्रोमीन में से क्या होगा? और हिंट मैंने आपको कर दिया, क्लोरीन होगा। एनीवे, what will be the ratio of M+2, M+4 peak if 2 bromine atoms are present in the molecule? अभी पढ़ा है हम लोगों ने। It will be 1:2:1. थर्ड आंसर निकल गया। What intensity will be of M+1 peak in an hexane? So I hope आप लोगों को मास स्पेक्ट्रोमेट्री समझ में आई होगी। बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत वास्ट टॉपिक है, इतने जल्दबाजी में नहीं पढ़ाया जा सकता, बट आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट टू एक्सप्लेन यू इन अ लिमिटेड टाइम। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्जाइंट स्पेक्ट्रोस्कोपी जो एक और यूनिट है उसको पढ़ने के लिए, बट इट टेक्स टाइम। और थोड़ा भी अंडरस्टैंडिंग है, मेहनत करेंगे, पेन पेंसिल लेके बैठेंगे, फ्रेगमेंटेशन करना सीखेंगे
और सबसे पहली ये चीज़ कि 12 का पहाड़ा और 14 का पहाड़ा याद कर लेंगे तो बहुत जल्दी से आप मास कैलकुलेट कर लेंगे। थैंक यू।